Hi guys, welcome back to revision series. Myself CA Vikal Gupta. In this video we are covering revision of emerging areas जो कि हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का सोर्स आउट आता ही आता है। ऑडिट में कुछ ही ऐसे चैप्टर है जहां से 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और जहां से हमेशा 5 मार्क्स का आता है। तो ये काफी इजी भी चैप्टर है, काफी इजीली आप कवर भी कर लोगे और 5 मार्क्स पूरे स्कोर भी कर लोगे। इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। सो लेट्स स्टार्ट विद एमर्जिंग एरियाज। सर इससे पहले मैं आपको बताता हूँ सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अब इंडिया है, इंडिया की आप देखोगे तो जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी ग्रो कर रही है, काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, काफी अच्छी बात है। इंडिया डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की साइड जा रहा है, वो भी काफी अच्छी बात है। बट क्या इंडिया सस्टेनेबल डेवलप कर रहा है? सर वो चीजें कैसे पता करेंगे इंडिया सस्टेनेबल डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा? आप सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ मत देखो, आप सराउंडिंग्स की देखो कि सोसाइटी पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, पॉल्यूशन कितना कम हो रहा है और आपके पुअर्टी कितनी कम हो रही है। जब आप इन सारी चीजों को कंसिडर करके चलते हो तो वो होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब आप इन सारी चीजों को ग्रो करते हो, इन सारी चीजों को ग्रो करने के साथ साथ आप जीडीपी ग्रो करते हो, तो आपका होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट एड्रेस द नीड ऑफ प्रेजेंट मोमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ये मैंने आपको काफी इजी वे में बताया। बट सर इसका कंपनी से क्या लेने देना? आप एक बार बताओ, जब इंडिया जीडीपी ग्रोथ करेगा वो सराउंडिंग के साथ भी ग्रो करना चाहिए, तो वो उसके अंदर जीडीपी ग्रो कहां से होती है? कंपनीज ग्रो करती है, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तो जीडीपी में ग्रोथ होगी, कंपनी प्रोडक्शन ज्यादा करेगी तो उससे जीडीपी में ग्रोथ होगी। अब जब कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी को भी तो सस्टेनेबल ग्रो होना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कंपनीज को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा सस्टेनेबल। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? कंपनीज को क्या क्या कंसीडर करके चलना पड़ेगा? एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, ये तीन पिलर है सस्टेनेबिलिटी को। तो इसके रिगार्डिंग इन तीनों पिलर को कंसीडर करके चलना पड़ता है एंटिटी को भी, और उससे ही ग्रो होती है एंटिटी सस्टेनेबल तरीके से। जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट की बात करेंगे तो एंटिटीज को ये देखना है कि भाई उसके जो प्रोडक्शन से, उसके जो कंपनी का जो यूज हो रहा है, उससे एनवायरमेंट पे कितना इफेक्ट आ रहा है, उससे क्लाइमेट पॉलिसीज के रिगार्डिंग क्या बातें हो रही है, उससे कार्बन एमिशन कितना कर रहे हैं, पॉल्यूशन कितना कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सारी चीजों को कंसिडर करोगे तब वो आता है एनवायरमेंट पे। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, वेस्ट, एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स है। लाइक टेस्ला, टेस्ला क्या है? हमारे इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, जिससे पोल्यूशन कम होता है, एनवायरमेंट पर कम इफेक्ट आता है। तो क्या हो गया हमारा एनवायरमेंटल फ्रेंडली। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल। सोशल मीन्स क्या होगा? आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, किसके साथ? आपके एम्प्लॉयज के साथ, आपके जो सोसाइटी है उसके साथ। आप जो गुड्स बनाते हो वो कितना सेफ है, कितना हार्मफुल है किसके सोसाइटी के लिए। तो ये सारी चीज को आप कंसिडर करके चलोगे तो आएगा आपका सोशल। इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल, मीन्स एम्प्लॉय वेलबींग। प्रोडक्ट लाइबिलिटी मीन्स आपका प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है। साथ में स्टेक होल्डर अपोजिशन मीन्स आपकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है, आप कितने डिस्क्लोजर अच्छे से कर रहे हो। सोशल अपॉर्चुनिटीज मीन्स आपकी जो सीएसआर एक्टिविटीज है उससे क्या चीजें इफेक्ट आ रही है। तो वो सारी चीजें हमारे सोशल के अंदर। फिर एंटिटी को एक और चीज को कवर करके चलना पड़ता है, गवर्नेंस। गवर्नेंस मींस इंटरनल प्रैक्टिसेस कैसी है एंटिटीज की, प्रोसीजर कैसे हैं, कंट्रोल कैसे हैं, उन सारी चीजों को आप कंसीडर करके चलोगे। वो सारी एंटिटी ने अडॉप्ट कर रखी है, उन सारी चीजों को आप कंसीडर करके चलोगे तो वो गवर्नेंस का पार्ट बनेंगे। इट मींस जो आप बिजनेस कर रहे हो वो एथिकल बिजनेस कर रहे हो ना, कहीं अनएथिकल बिजनेस तो नहीं कर रहे। जो आप डिसीजन ले रहे हो कहीं वो लॉ एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट तो नहीं है। जब आप वो सारी चीजों को कंसीडर करते हो जब आता है आपका गवर्नेंस। तो ये तीनों चीजों को कंसीडर करके चलना पड़ता है कंपनी को भी, क्योंकि वो जब ग्रो करेगी, सस्टेनेबल ग्रो करेगी, तो ही आपका पूरा ओवरऑल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अब बात करते हैं सर ये कंपनी को करने की जरूरत क्या है। आज के टाइम जो इन्वेस्टर्स है ना, मैं आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टर्स है वो क्या चाहते हैं? वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो सस्टेनेबल भी ग्रो हो रही हो। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखते, वो ये देखते हैं उस एंटिटी के प्रोडक्ट से, उस एंटिटी से एनवायरमेंट पर कितना हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, हमारे सोसाइटी पर कितना हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है। वो सारी चीजों को कंसिडर करके फिर उस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेकंड, कंज्यूमर भी उस कंपनीज का गुड्स लेना चाहता है जिस कंपनी से सस्टेनेबल डेवलप कर रही है, सस्टेनेबल ग्रो कर रही है, जिससे हार्मफुल इफेक्ट नहीं आ रहा एनवायरमेंट पे। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। तो भाई अब कंपनीज को इसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। जब कंपनीज को इसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करनी पड़ती है तो हमारी आती है ईएसजी रिपोर्टिंग, जो हमारी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग आप जो रिपोर्टिंग करोगे वो ईएसजी रिपोर्टिंग होती है, जिसके अंदर कवर होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव नेचर। सर क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो आपका केपीआई होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होता है, उससे आप मेजर करते हो कि कितना आप प्रोग्रेस कर दिए टुवर्ड द सस्टेनेबल गोल्स। तो उससे आप क्वालिटेटिव मेजर्स पता कर सकते हो। सर क्वालिटेटिव मींस क्या होता है?
आपने अपनी ईएसजी को अपने कॉर्पोरेट पॉलिसीज के अंदर, अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर कैसे आपने इंट्रोड्यूस करा है, कैसे आपने फ्रेम करा है, जिससे वो ईएसजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड आप बढ़ रहे हो। सो वो पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज क्या होती है, आपकी क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। तो ऐसे आप रिपोर्टिंग करते हो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। इसको आपको सिर्फ समझने की नीड थी और इसमें आपको एलिमेंट्स देखने, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एमसीक्यू बन सकता है। अब आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सर ये क्या होता है, जो आपकी ईएसजी की प्रैक्टिसेस, जो हम बोले ईएसजी की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, उसके अंदर जो कंपनीज डेवलप करेगी, कंपनी सोशल को देखेगी, एनवायरमेंटल को देखेगी, तो उसके जो गोल्स होंगे, जो सोशल की तरफ, सस्टेनेबल की तरफ, वो अलाइन होने चाहिए इन सारे गोल्स के रिगार्डिंग। वो सर कैसे अलाइन होंगे, कि आपको देखना है, आपको कुछ अगर सीएसआर एक्टिविटीज करनी है तो वहां पे आपको देखना है कि जीरो हंगर हो, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। तो मतलब जो भी आपके गोल्स होंगे, जो भी आपकी प्रैक्टिसेस होंगी, वो अलाइन करनी चाहिए इन सारे गोल से। जो भी 17 गोल्स हैं इनसे अलाइन करनी चाहिए। सर ये 17 गोल्स है क्या, ये यूएन नेशंस ने ना बनाए हैं। यूएन नेशन से सारे नेशन मिलके बनाए हैं, क्या चीज के रिगार्डिंग, कि आपको 2030 तक ये सारी चीजें अचीव करनी है। तो उसके रिगार्डिंग गोल्स बनाए, तो कंपनीज को भी इस प्रैक्टिस जो करेगी कंपनीज, वो इन्हीं सब चीजों के अलाइन में करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें कंपनी को कंसीडर करनी पड़ेगी। अब ये सारे गोल्स आपको लर्न करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप कुछ गोल्स को लर्न कर लो, वो भी काफी इजी तरीके से। अब एक बात बताओ, सबसे पुअर जो पर्सन होगा उसको मिनिमम मिनिमम क्या चाहिए होगा, कि यार जीरो हंगर हो, नो पुअर्टी हो, एक क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, जेंडर इक्वालिटी मिल जाए, रिड्यूस हो जाए इनइक्वालिटी। तो ये 5 चीजें चाहिए होती है सबसे छोटा से छोटे इंसान को, पुअर से पुअर पर्सन को। क्या चीजें, जीरो हंगर, नो पुअर्टी, एक क्वालिटी एजुकेशन दे दो, और भाई आप रिड्यूस कर दो इनइक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी दे दो। तो ये 5 चीजें हो गई। अब इसके बाद आप ग्रो करें, ग्रो करके आए मिडिल क्लास पे। अब मिडिल क्लास पर्सन को क्या चाहिए होता है, यार एक तो गुड हेल्थ चाहिए होती है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन मिल जाए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिल जाए, सस्टेनेबल सिटीज मिल जाए, डिसेंट वर्क मिल जाए। तो मिडिल पर्सन को क्या चाहिए, यार एक तो आपको गुड हेल्थ दे दो, क्लीन वाटर दे दो, सैनिटाइजेशन दे दो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी दे दो, एक सस्टेनेबल सिटी दे दो, और डिसेंट वर्क दे दो। तो ये होता है मिडिल लेवल के गोल्स। तो ये दोनों चीजें आप लर्न कर लो, मोर देन 10 आप ये लर्न कर लो, मोर देन इनफ है आपके लिए। अब आता है आपके सस्टेनेबल रिपोर्ट। जब मैंने आपको बताया इन्वेस्टर उसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, इसकी एक रिपोर्ट भी आई थी। आप जब देखोगे ना मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, 85% ऑफ द इन्वेस्टर उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो सस्टेनेबल ग्रो कर रही हो। तो इसीलिए इनको रिपोर्टिंग करनी पड़ जाती है। जब ये रिपोर्टिंग करेंगे, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करेंगे, तो उसके अंदर क्या चीजें की रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग पब्लिकली ऑन इट्स इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मींस प्रॉफिट के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करेंगे, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट के क्या पड़ रहा है उससे, उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करेंगे। साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, किस चीज के रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके टुवर्ड क्या कंट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्टिंग करेंगे। तो वो होता है हमारा सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। सर बट ये इससे क्या इफेक्ट आएगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इससे। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप पे आपका इतना ट्रस्ट बिल्ड क्यों है, क्योंकि सर वो सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचता है, क्योंकि सर वो सीएसआर एक्टिविटीज काफी अच्छे करता है, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे एनवायरमेंट पे कम से कम इफेक्ट आए, वो सारी चीजों को कंसिडर करता है। उससे क्या हुआ, आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ। ट्रस्ट बिल्ड हुआ तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन हुई। जब लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन हुई, साथ साथ मैं आपसे पूछूं, एक टाटा ग्रुप का एक प्रोडक्ट है, साथ में एक उसके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, आपके 90% चांसेस होंगे आप टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट लोगे। उससे क्या होता है, आपको बेटर पोजीशन में मिलती है, आपको कॉम्पिटिटर से बेटर पोजीशन मिलती है। फिर आता है स्टेक होल्डर्स को भी हेल्प मिलती है उसे, जिससे स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का पता कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की अंडरस्टैंडिंग ले पाए, कौन सी सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग क्या परफॉर्म कर रही है एंटिटी, उसके रिगार्डिंग उसको अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो ये सारे होते हैं बेनिफिट जब भी कोई कंपनी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करती है। अब आता है ग्लोबल ट्रेंड इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। मतलब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो बट उसके फ्रेमवर्क भी होंगे ना, जैसे हमारे नॉर्मल रिपोर्टिंग होती थी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बैलेंस शीट की, तो उसके अंदर एएफआरएफ होते थे, तो यहाँ पे भी तो फ्रेमवर्क होंगे ना। तो उसी के रिगार्डिंग बताएं, ग्लोबल फ्रेमवर्क है कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये 3 फ्रेमवर्क है हमारे ग्लोबल लेवल पे। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ। जब ये ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या चीजों का आप रिपोर्टिंग करते हो, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट जो होगा ना, आप उसकी बात करोगे, वो हमारा ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव होगा।
नेक्स्ट कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, जो आप कार्बन एमिशन कर रहे हो, जो आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हो, उसके रिलेटेड जो डिस्क्लोजर दोगे वो आपका कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाती है कि आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रहे हो, आप सोशल इंपैक्ट को भी कंसिडर कर रहे हो, आप एनवायरमेंटल इंपैक्ट को भी कंसिडर कर रहे हो, तो हमारा इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आएगा। ये तीन आपको सिर्फ नेम पता होने चाहिए, तीन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं ग्लोबल लेवल पे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। अब आता है हमारा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। सर ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या आएगा? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर आपको 6 सीज को कंसीडर करना पड़ेगा। कौन से 6 सीज? मतलब 6 कैपिटल्स को। कौन कौन सी 6 कैपिटल को आपको कंसीडर करना पड़ेगा? फाइनेंस कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, नेचर कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल और एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ये 6 सीज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब भी आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात करोगे। अब 6 सीज को आप लर्न कैसे करोगे? इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल, नेचुरल, फाइनेंस एंड मैन्युफैक्चर। इसको लर्न कैसे करोगे? एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमन, सोशल एंड नेचुरल तरीके से फाइनेंस को मैन्युफैक्चर करता है, तो क्या हो गया? हमारा एक निमोनिक्स बन गया। एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमन, सोशल एंड नेचुरल तरीके से फाइनेंस को मैन्युफैक्चर करता है, तो हमारा हो गया एक निमोनिक्स। किसको लर्न करने के रिगार्डिंग? 6 सीज को लर्न करने के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है हमारा फाइनेंस कैपिटल। फाइनेंस कैपिटल में क्या आएगा? जो भी आप फंड यूज कर रहे हो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग, वो आपका फाइनेंस कैपिटल का पार्ट बनेगा। वो इट कैन बी इन फाइनेंसिंग डेट, इक्विटी जनरेट थ्रू द ऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट, वो सारे आपके फाइनेंस कैपिटल का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल कौन क्रिएट करता है? ह्यूमन क्रिएट करता है। अब वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल आ जाता है। फिर आता है हमारा नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल क्या होता है? जो आप नेचर की चीजों को, रिसोर्सेज को यूज करते हो, वो हमारा नेचुरल कैपिटल हो जाता है। जैसे वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सारे आपके नेचुरल कैपिटल हो जाता है। इट इज एन इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। फिर आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। सर ये ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जो आपके एम्प्लॉइज है वही तो आपके ह्यूमन कैपिटल है। आप उस स्किल्स के, एक्सपीरियंस के, उनकी कैपेसिटी की बात करोगे तो वो आप ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हो। उनकी लॉयल्टीज, मोटिवेशन, अलाइनमेंट विद एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क, वो सारे हमारे ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। फिर आता है हमारा सोशल कैपिटल। आपका रिलेशनशिप कैसा है, किसके बीच में? बिटवीन ईच कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ अदर नेटवर्क टू एनहेंस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलबींग। जो आपने ऊपर भी देखा था ना सोशल के बारे में, तो वही आपका रिलेशनशिप कैसा है कम्युनिटी के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ, उस चीजों की बात करेंगे तो वो हमारा सोशल कैपिटल की बात आ जाएगी। कॉमन वैल्यू एंड बिहेवियर, की रिलेशनशिप एंड एन ऑर्गेनाइजेशन सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। फिर आता है हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल। सर ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या होता है? जो आप इनोवेशन करते रहते हो, जो आप R&D के अंदर यूज करते हो, अपने फंड को इन्वेस्टमेंट करते हो R&D के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स को यूज करते हो, जिससे आपको फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल मिलता है, वो हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप पहले क्या करते थे? आप रेगुलर फेस टू फेस कस्टमर से डील करते थे, अब आप डिजिटली चले गए, तो वहां पे आपके इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गए, लाइक एग्जाम्पल गूगल। तो ये आपके 6 सीज होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से सी आएंगे? इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड नेचुरल तरीके से फाइनेंस को मैन्युफैक्चर करता है। इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल मींस इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन मींस ह्यूमन कैपिटल, सोशल एंड नेचुरल तरीके से, सोशल मींस आपका सोशल कैपिटल, नेचुरल मींस नेचुरल कैपिटल, सोशल एंड नेचुरल तरीके से फाइनेंस मींस फाइनेंशियल फाइनेंस कैपिटल, एंड नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग मीन मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल। तो ये आपका निमोनिक्स है, इससे आपको 6 चीज इजीली लर्न भी हो जाएंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट। अब तक हम देख रहे थे वो ग्लोबल लेवल पे देख रहे थे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होती है, उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग क्या होती है, उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स होते हैं, और फिर हमने देखा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में क्या क्या आता है, कौन कौन से सी आते हैं, वो हमने देखा। अब आता है BRSR रिपोर्ट। अब आ गए हम इंडिया के अंदर। हमने पूरा ग्लोबल का देख के अब इंडिया के अंदर आ गए। इंडिया के अंदर बात करेंगे तो सेबी है ना, सेबी ने मैंडेटरी कर दिया, इस कब से 23-24 से मैंडेटरी कर दिया कि भैया जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है, मार्केट कैप देख के पता करेंगे, टॉप 1000 जो लिस्टेड कंपनी है वो आप रिपोर्टिंग करो किसके रिगार्डिंग? ESG पैरामीटर के रिगार्डिंग। जो हमने ऊपर देखा था ना, एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, उसके पैरामीटर के रिगार्डिंग आप रिपोर्टिंग करो। तो वो कहां पे आएगा? BRSR रिपोर्ट के अंदर। BRSR रिपोर्ट के अंदर आप रिपोर्टिंग करो, तो वो सेबी ने मैंडेटरी कर दिया।
अब उसके अंदर रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें आएगी आप बस देख लो। एक आएगा जनरल डिस्क्लोजर, जहां पे हमारी कंपनीज की डिटेल आएगी, प्रोडक्ट कौन सा बनाती है, सर्विसेज क्या देती है, एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल, वो आपकी एक जनरल डिटेल आएगी उसके अंदर। एक सेक्शन भी होगा जिसके अंदर मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर आएंगे। इट कंटेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, गवर्नेंस एंड लीडरशिप, तो वो हमारा सेक्शन भी आता है। सेक्शन सी क्या आएगा, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, मतलब आप कैसे, जो हम नीचे देखेंगे 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR, उसको कैसे अलाइन कर रहे हो आप, उसके अपने गोल्स को कैसे उससे अलाइन कर रहे हो, तो उस चीज के रिगार्डिंग आ जाएगा यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन अलाइनमेंट विद द 9 प्रिंसिपल, वो हमारे सेक्शन सी के अंदर आ जाएगा। ये सारे प्रिंसिपल हम देखेंगे, हमने ऊपर तक सारे दिख के आए। अब BRSR की रिपोर्ट के अंदर आपको 9 प्रिंसिपल का कंप्लायंस करना पड़ेगा, तो उसी के रिगार्डिंग कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, कैसे आपका कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो 9 प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, तो उसकी रिपोर्टिंग सेक्शन सी के अंदर आएगी। इसके अंदर एक एसेंशियल इंडिकेटर होगा, एक लीडरशिप इंडिकेटर होगा। एसेंशियल इंडिकेटर आपके लिए मैंडेटरी डिस्क्लोजर होगा और लीडरशिप इंडिकेटर आपके लिए ऑप्शनल डिस्क्लोजर होगा। इसके अंदर क्या क्या आता है वो चीजें आपके रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आता है 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR। सर इसको लर्न कैसे करेंगे, 9 प्रिंसिपल है, हमें लर्न ही नहीं होते ये सारे प्रिंसिपल। काफी इजी है, मैं आपको दिखाता हूं मैंने इसके रिगार्डिंग क्या बनाया हुआ है। जब हम बात करते हैं 9 प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग, इसको पहले लर्न करते हैं, फिर इसके अंदर क्या क्या है वो एक एक के बाद जाएंगे। एथिकल बिजनेस मेक सेफ प्रोडक्ट, जब आपको पता है कोई एथिकल बिजनेस कर रहा है तो वो सेफ प्रोडक्ट बनाएगा। आपको दिमाग में निकालना है टाटा को, टाटा एक एथिकल बिजनेस करता है, उसका सेफ प्रोडक्ट है। आपके दो प्रिंसिपल तो यहाँ कवर हो गए। एथिकल बिजनेस मेक सेफ प्रोडक्ट, मतलब एथिकल बिजनेस आपका प्रिंसिपल 1, सेफ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका प्रिंसिपल 2 हो गया। अब आप बताओ प्रोडक्ट बनाएगा कौन, सर हमारे एम्प्लॉयज बनाएंगे। आप आपके एम्प्लॉयज बनाएंगे तो आप उसके वेलबींग के लिए भी सोचोगे, तो वो आपका प्रिंसिपल 3 हो जाएगा। आप एम्प्लॉयज के वेलबींग के बारे में सोचोगे, ये आपका प्रिंसिपल 3 हो जाएगा। आपने एम्प्लॉय के वेलबींग के बारे में सोचा, फिर आप बाहर निकले। बाहर निकलते ही आपको किसने रोक लिया, स्टेक होल्डर्स ने, कि भैया हमारे बारे में भी तो सोचो। तो जब आप रिस्पेक्ट करोगे स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग, तो वो आपका प्रिंसिपल 4 हो जाएगा। प्रिंसिपल 4 हो गए। आपने अपने वेलबींग के बारे में सोचा, अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचा, वेलबींग के बारे में सोचा, एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग। आपने फिर स्टेक होल्डर्स का सोचा, आपने अपने अपने बारे में सोच लिया, कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स के बारे में सोच लिया। अब उससे बाहर निकलते आपको पकड़ लिया ह्यूमन राइट्स वालों ने। ह्यूमन राइट वाले क्या बोल रहे हैं, भाई तू अपनी कंपनी को डेवलप कर रहा है ठीक है, तो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, तो उस चीज की बात आ जाएगी ह्यूमन राइट्स में। अब आपने ह्यूमन राइट्स का कंप्लाई करने लगा, आप बोल रहे हो कि मैं सोसाइटी के लिए सेफ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये सारी चीजें हो गई। अब आप उससे बाहर निकले तो आपको एनवायरमेंट वालों ने पकड़ लिया। आप एनवायरमेंट बोल रहे हैं भाई तेरा एनवायरमेंट पर कितना इफेक्ट आ रहा है, वो चीजें डिस्क्लोज कर। तेरा एनवायरमेंट के रिगार्डिंग सेफ भी प्रोडक्ट है नहीं है, वो चीजें बता। तो आपने एनवायरमेंट का भी कंप्लाइंस करने लगे। आप एनवायरमेंट का कंप्लाइंस करें, फिर आपके रिगार्डिंग आगे पब्लिक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि भाई पब्लिक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के रिगार्डिंग बता, तो तेरा कंप्लाइंस कैसे है, वो सारी चीजें डिस्क्लोज कर। अब जब आप पूरी चीजों का कंप्लायंस कर रहे हो, आप ह्यूमन राइट्स भी देख रहे हो, आप स्टेक होल्डर्स को भी देख रहे हो, आप अपने एनवायरनमेंट को भी देख रहे हो, आप पब्लिक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के रिगार्डिंग भी देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, इंक्लूसिव ग्रोथ करोगे। आप क्या करोगे, इंक्लूसिव ग्रोथ करोगे। तो ये सारे आपके थे प्रिंसिपल्स। अब इसके अंदर एक प्रिंसिपल बचा है जो कंज्यूमर के रिलेटेड है। आपको पता ही है कंपनी कंज्यूमर को तो सबसे लास्ट में रखती है, क्योंकि कंज्यूमर को सबसे लास्ट में गुड्स रिसीव होता है, तो कंज्यूमर के लिए प्रिंसिपल कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला होगा। ये तो आपको लर्न करना है। अब इसको लर्न कैसे करोगे, इजी वे है, आप मेरे साथ 2-3 बार बोलो। एथिकल बिजनेस मेक सेफ प्रोडक्ट। एथिकल बिजनेस मेक सेफ प्रोडक्ट। बनाएगा कौन प्रोडक्ट, भैया वो एंटिटी मिलकर बनाएगी, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज है वो बनाएंगे प्रोडक्ट। तो एम्प्लॉयज बना रहे हैं तो उनके वेलबींग के बारे में सोचा आपने। एम्प्लॉय से जैसे ही आप बाहर निकले, आपको स्टेक होल्डर्स ने पकड़ लिया। स्टेक होल्डर्स पकड़ लिया तो आपने स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचा। उससे जैसे ही बाहर निकले, आपको पकड़ लिया ह्यूमन राइट्स वालों ने। पहले ह्यूमन राइट्स वाले पकड़ेंगे, फिर आपको एनवायरमेंट वाले पकड़ेंगे। पहले ह्यूमन राइट्स वाले क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि आप जैसे ही बाहर निकले कम्युनिटी सोसाइटी ने पकड़ लिया आपको। उन्होंने पकड़ लिया तो उनके बारे में आपने सोचा। फिर जैसे ही आप बाहर निकले, आपको एनवायरमेंट वालों ने पकड़ लिया। एनवायरमेंट वालों ने पकड़ा तो आपने एनवायरमेंट के बारे में सोचा। फिर उसके बाहर निकलते आपको पब्लिक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पकड़ लिया, लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस कर रहे हो नहीं कर रहे, उसके रिगार्डिंग आपको बता दिया। फिर आपने ये सारी चीजों को कवर करा। आपने ये सारी चीजों को कवर करा तो आपकी हो गई इंक्लूसिव ग्रोथ। और कंज्यूमर तो हमेशा लास्ट में रहता है, तो ये आपका क्या होगा, पूरे पूरे 9 प्रिंसिपल कवर हो गए, वो भी सीक्वेंस में हो गए। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, एथिकल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जब हमने बोला एथिकल बिजनेस मेक सेफ प्रोडक्ट्स, एथिकल बिजनेस मींस एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जब हम बात करते हैं एथिक्स की,
एथिक्स का क्या होता है, आप डेवलप कर रहे हो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द एथिक्स। जैसे हमारा आईसीआई डेवलप करता है ना पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द एथिक्स, वैसे ही कंपनी डेवलप करेगी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द एथिक्स। और जैसे ही आईसीआई हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करता है, वैसे ही कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करेगी कि भाई मेरा एथिक्स क्या क्या है, वो सारी चीज के रिगार्डिंग बात करेगी। फिर बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। जब आप बात करते हो ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग, तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर आप ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर दोगे, एनकरेज करोगे, एक्सेप्ट करोगे देयर प्रिंसिपल। मतलब ट्रांसपेरेंसी की बात करोगे तो आप ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर दोगे, तो वो हमारे प्रिंसिपल 1 का ही पार्ट बनेगा। फिर बात करते हैं हम अकाउंटेबिलिटी की रिगार्डिंग। जब आप अकाउंटेबिलिटी की रिगार्डिंग बात करोगे तो आप किसी के लिए अकाउंटेबल हो तो आप प्रोएक्टिवली रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा आउटसाइड द एंटिटी दैट वोलेट्स देयर प्रिंसिपल। तो ये सारी चीजें हमारे प्रिंसिपल 1 की बात करेगी। प्रिंसिपल 1 में क्या आएगा, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। एथिक्स में क्या करोगे, आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाओगे, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड, आप उसको स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्क्लोज करोगे, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। फिर आए आप ट्रांसपेरेंसी पे तो आप ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर दे दो, थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। फिर आप आए अकाउंटेबिलिटी पे। अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग आप अकाउंटेबल हो तो आप प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करोगे, जब भी कोई वोलेट करेगा प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग आप प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करोगे। तो ये आपके हो गए 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग द 4 कोर एलिमेंट्स हो गए रिगार्डिंग द प्रिंसिपल 1। Now we are moving to the second principle. Ethical business make safe product. Safe product means safe and sustainable goods and services. सर सेफ से क्या होगा, सेफ से होगा हमारा एडुकेट एंड अवेयर अबाउट देयर राइट एंड मेक बेटर लाइफ। एडुकेट कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो किसको, कंज्यूमर्स को, अबाउट देयर राइट एंड मेक बेटर लाइफ। ये आपका एक कोर एलिमेंट हो गया। सेकंड, आप किसकी बात कर रहे हो, सस्टेनेबल की बात कर रहे हो। जब आप सस्टेनेबल की बात कर रहे हो तो मेथड एंड टेक्नोलॉजीज यूज करोगे ना, जिससे आप सस्टेनेबल डेवलप कर पाओ। तो कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो जिससे आप मिनिमाइज कर रहे हो किस चीज को, रिसोर्सेज को, जिससे आप सस्टेनेबल गुड्स बना पाओ। तो सस्टेनेबल गुड्स क्या होता है, आप मिनिमम यूज करो रिसोर्सेज का, तो आपका सस्टेनेबल गुड्स है। मिनिमम रिसोर्स कैसे यूज करोगे, आप कौन से मेथड और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, उससे आपको पता लगेगा कि आप कितना मिनिमाइज कर रहे हो अपने रिसोर्सेज को। फिर आता है एक और सस्टेनेबल की रिगार्डिंग, आप रिड्यूस करो किस चीज को, एक्सप्लॉयटेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज को। आप रिड्यूस कर रहे हो एक्सप्लॉयटेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज को, आप इंक्रीज कर रहे हो किस चीज को, एनकरेज कर रहे हो रिसाइकिल एंड रीयूज को, तो वो आपके लिए सस्टेनेबल गुड्स बनाएगा। तो हमने ये देखा सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सेफ की बात कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम एडुकेट कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे किसको, कंज्यूमर्स को, अबाउट देयर राइट एंड मेक बेटर लाइफ। तो वो आ रहा था हमारे सेफ के अंदर। जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाओगे तो आप कौन सा मेथड, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करोगे जिससे आप मिनिमाइज रिसोर्स को यूज करो, वो हमारा सस्टेनेबल के अंदर आएगा। सेकंड, आप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कम करो, साथ में आप एनकरेज किस चीज को करो, रीयूज को, रिसाइकिल को, तो वो आपका सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपका सेकंड था। फिर हमने देखा यार एथिकल बिजनेस सेफ प्रोडक्ट तो बनाएगा, बनाएगा कौन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने वाले हैं हमारे एम्प्लॉय, तो उसको करेंगे प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग वैल्यू चेन। अब वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉय क्या होंगे, आप एज ए एम्प्लॉय हो, आपको क्या चाहिए यार, मुझे तो वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आपका एक कोर प्रिंसिपल ही हो जाएगा, आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। सेकंड, टाइमली पेमेंट मिल जाए मेरे वेजेस का, वो आपका क्या होगा, सेकंड आपका कोर प्रिंसिपल होगा। फिर आपको कंप्लायंस भी तो करनी पड़ेंगे एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, लेबर लॉ के कंप्लायंसेस, चाइल्ड लॉ के कंप्लायंसेस, चाइल्ड लेबर के कंप्लायंसेस। तो आपको ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का जो भी कंप्लायंस करोगे तो वो भी आपके वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग कंसिडर होगा। प्रिवेंट करो चाइल्ड लेबर एंड बोल्डेड लेबर को, तो वो सारी चीजें आपके प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग वैल्यू चेन की बात करें। ये आपके हो गए 3 प्रिंसिपल। नेक्स्ट चलते हैं 4th प्रिंसिपल। जब हमने देखा कि आपने एम्प्लॉय प्रोडक्ट बना रहे तो आपने उनके वेलबींग के बारे में सोचा, उससे बाहर निकलते आपको किसने पकड़ा, आपके इन्वेस्टर्स ने पकड़ा, आपकी स्टेक होल्डर्स ने पकड़ा। तो रेस्पेक्ट स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रेस्पॉन्सिवनेस। जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे तो उनके साथ आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ जो आपका अर्निंग का शेयर है उनके साथ शेयर करोगे द बेनिफिट ऑफ इक्विटेबल मैनर, इन इक्विटेबल मैनर। तो उनके साथ आप शेयर करोगे जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आपका बेनिफिट्स थे वो आप उनके साथ शेयर करोगे। ये तो स्टेक होल्डर्स का बेसिक राइट होता है। फिर आएगा इंटरेस्ट की बारे में बात करें तो इंटरेस्ट मीन आइडेंटिफाई द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो ये आपके 3 आपके कोर एलिमेंट्स होते हैं जब भी आप बात करोगे 4th प्रिंसिपल की। 4th प्रिंसिपल मींस रिस्पेक्ट स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रेस्पॉन्सिवनेस। जब हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग तो उनके 2 चीजें चाहिए भाई, उनके साथ तो एक ट्रांसपेरेंसी रखो और जितने भी बेनिफिट्स आप उनके साथ शेयर करो इन इक्विटेबल मैनर। फिर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आप इंटरेस्टेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करो। ये आपके 4 प्रिंसिपल हो गए। नेक्स्ट चलते हैं 5th। जब आप इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग कंप्लाई करने लगे तो आप बाहर निकलते ही आपको ह्यूमन राइट्स वाले ने रोक लिया, तो आप रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट।
अब ये रेस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग कैसे कैसे क्या क्या कोर एलिमेंट्स होंगे। एक तो रिकॉग्नाइज करो एंड रिस्पेक्ट करो ह्यूमन राइट को, ये तो बेसिक है वही रेस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट के अंदर आ गया कि आप रिकॉग्नाइज करो ह्यूमन राइट्स को, एक कोर एलिमेंट तो यही हो गया। सेकंड, आप इंटीग्रेट करो ह्यूमन राइट्स को अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर। आप प्रमोट कैसे करोगे ह्यूमन राइट्स को, आप अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर उसको इंटीग्रेट करके आप उसको प्रमोट कर रहे हो ह्यूमन राइट्स को, तो ऐसे आप प्रमोट करोगे। और ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या आएगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स की, वो आपके 3 कोर एलिमेंट्स हो जाएंगे फिफ्थ प्रिंसिपल के। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द सिक्स्थ प्रिंसिपल। जब हमने देखा आप ह्यूमन राइट से बाहर निकले, आपको एनवायरमेंटल वालों ने पकड़ लिया। एनवायरमेंटल वालों ने प्रोटेक्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, कि भैया तुम एनवायरमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या कर रहे हो, वो चीजें बताओ। तो उसके अंदर आप नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स को ऑप्टिमम मैनर में यूज कर रहे हो जिससे एनवायरमेंट पे कम इफेक्ट आए। सेकंड, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इंक्लूड एक्सेस एंड रेक्टिफाई द इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, वो रेक्टिफाई करे जो भी इंपैक्ट आ रहा है एनवायरमेंट पे उसके रिगार्डिंग आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाई हुई है। साथ साथ आपने क्लाइमेट चेंज रेसिलेंस बनाया हुआ है। ये चीजें आपकी 3 आपके कोर एलिमेंट्स हो गए। फोर्थ, लुक व्हाट दे कैन इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, तो वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो जब हम बात करेंगे सिक्स्थ प्रिंसिपल की रिगार्डिंग द एनवायरमेंट, उसके रिगार्डिंग आप कैसे प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर करोगे एनवायरमेंट, उसके अंदर कौन कौन से आपके कोर एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले तो आएगा आप नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स को जो भी यूज करो ऑप्टिमम मैनर में यूज करो, वो आपका एनवायरमेंट पे इफेक्ट कम लाएगा। उसके बाद क्या आएगा, आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में इंक्लूड करो और कैसे आप एक्सेस कर रहे हो, कैसे रेक्टिफाई कर रहे हो एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, वो चीजें आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड करो। साथ साथ क्लाइमेट चेंज रेसिलियंस लेके आओ और साथ साथ आप देखो कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। आप वो सारी चीजों को कोर एलिमेंट्स को कंसिडर करोगे जब भी आप प्रिंसिपल 6 की बात करोगे। फिर आते हैं हम प्रिंसिपल 7 पे। जब आप बाहर निकले, किससे, आप एनवायरमेंट से बाहर निकले, तो आपको किसने पकड़ा, आपको पकड़ा लॉ एंड रेगुलेशन ने, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, पब्लिक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने। तो आपको उसके रिगार्डिंग क्या चीजें चेक करनी है, एनकरेज करना है फेयर कंपटीशन हो, ऐसा ना हो किसी की मोनोपोली हो, आपका फेयर कंपटीशन होना चाहिए एंड प्रिवेंट करो ह्यूमन राइट्स अब्यूज को। तो वो सारी चीजें आपका आ जाएगा आपका प्रिंसिपल 7 के अंदर एक ही कोर एलिमेंट है। फिर हम आते हैं 8th पे। 8th कौन सा था हमारा, जब आपने ये सारी चीज को कवर कर लिया तो आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। तो प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। जब आप प्रमोट कर रहे हो क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ, वो कैसे करोगे, एफर्ट टू ब्रिंग क्रिएटिव प्रोडक्ट लेके आओगे जिससे आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। टू हैव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। कैसे प्रमोट करोगे, आप क्रिएटिव प्रोडक्ट लेके आओगे साथ जिससे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, वो आप उससे प्रमोट करोगे इंक्लूसिव ग्रोथ। साथ साथ ग्रोथ मींस में क्या होगा, आप रिव्यू कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, जो भी आपके एडवर्स इंपैक्ट है उन सबको आपको ट्रैक कर रहे हो और उसको मिटिगेट कर रहे हो, तो उससे आपकी ग्रोथ होगी। साथ साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो एडवर्स इंपैक्ट, उससे आपकी ग्रोथ होगी। फिर इक्विटेबल डेवलपमेंट मींस क्या होगा, आप रिव्यू लोकल एंड रीजनल डेवलपमेंट, मतलब आप सारे डेवलपमेंट को कंसीडर कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ हमारी एरिया के डेवलपमेंट को नहीं देख रहे, आप लोकल रीजनल डेवलपमेंट सारे डेवलपमेंट को कंसीडर कर रहे हो, तो वो इक्विटेबल डेवलपमेंट हो जाता है। फिर हमारा आता है लास्ट प्रिंसिपल। लास्ट प्रिंसिपल मतलब लास्ट तो हमेशा हम कंज्यूमर को रखते हैं, तो प्रोवाइड वैल्यू टू द कंज्यूमर इन द रेस्पॉन्सिबल मैनर। आप कैसे वैल्यू प्रोवाइड करोगे कंज्यूमर को, रिड्यूस करोगे नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेगेटिव इंपैक्ट को आप कम करोगे जिससे वो वैल्यू प्रोवाइड हो कंज्यूमर्स को। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी लाओगे, किसके रिगार्डिंग, एडवर्स इंपैक्ट के रिगार्डिंग, जिससे वो कंज्यूमर को लगे कि यार आपका प्रोडक्ट में सच में आपने ट्रांसपेरेंसी लेके आई हुई है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट हो। तो प्रोवाइड वैल्यू टू द कंज्यूमर इन अ रेस्पॉन्सिबल मैनर। रेस्पॉन्सिबल मैनर मींस राइट टू मेंटेन प्राइवेसी, आपको रेस्पॉन्सिबल, कंपनी के पास डेटा आएगा कंज्यूमर का तो उसको प्राइवेट मेंटेन रखना है, आपको ऐसे ही शेयर नहीं करना पब्लिकली, तो वो एक रेस्पॉन्सिबल मैनर की बात करता है। सेकंड, सेफ ऑफ रेस्पॉन्सिबल वे ऑफ यूसेज एंड रीयूज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आपको एक सेफ वे लेकर आना है जिससे आप यूज कर सको और यूज कर सको अपने प्रोडक्ट को। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल थे, ये सारे हमने बात करी पूरे प्रिंसिपल 9 की। आपको पूरे प्रिंसिपल तो लाइन वाइज याद होने चाहिए, उसके अंदर का मैटर आप एक एक करके तोड़ोगे। जब आप बात करोगे एथिक्स की, तो एथिक्स के रिगार्डिंग आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाओगे, उसको आप शेयर करोगे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। ट्रांसपेरेंसी की बात करोगे तो ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप देखोगे। फिर अकाउंटेबिलिटी की बात करोगे, आपको किसी के रिगार्डिंग अकाउंटेबल होना है, तो आपको प्रोएक्टिवली रेस्पॉन्ड करना है किसके रिगार्डिंग, जब भी आपका कोई एडवर्स इंपैक्ट होगा, जब भी आप वॉयलेट करोगे किसी प्रिंसिपल्स को, तो आपको प्रोएक्टिवली रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। फिर हमने देखा सेफ सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने बात करी सेफ। सेफ मींस आपको एडुकेट करना, अवेयर करना किसको, कंज्यूमर को, अबाउट देयर राइट्स एंड मेक बेटर लाइफ, तो इसके रिगार्डिंग सेफ। अब जब सस्टेनेबल की बात करते हैं, सस्टेनेबल मींस कैसे होगा, आप मिनिमम यूज करो रिसोर्सेज का, आप
मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करो, कोई ऐसी मेथड लेके आओ, टेक्नोलॉजी लेके आओ जिसे आप मिनिमम यूज करो और आप रिड्यूस करो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स और आप रिसाइकिल एंड रीयूज की साइड जाओ। फिर हमने देखा थर्ड, जब आप वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय की बात करोगे, वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय को चाहिए क्या होता है यार, मुझे तो एक दो चीजें चाहिए, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाए और टाइमली मुझे वेजेस मिल जाए, कंपनसेशन मिल जाए, साथ साथ आप कंप्लायंस करो सारे लॉ एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज। कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, चाइल्ड लेबर, और आप बॉन्डेड लेबर को प्रिवेंट करोगे। ये आपके कोर एलिमेंट थे प्रिंसिपल 3 के रिगार्डिंग। आप एम्प्लॉय से बाहर निकले, आप एम्प्लॉय से बाहर निकलते ही आपको कौन ने पकड़ा, स्टेक होल्डर्स ने। तो स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, जो भी आपकी बेनिफिट्स होंगे, अर्निंग होगी, वो आपको शेयर करना है इन एन इक्विटेबल मैनर, किसके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, और जो उनके इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो इंटरेस्टेड पार्टीज को। ये आपका प्रिंसिपल 4 कहता है। फिर आप जैसे ही बाहर निकले, किससे, स्टेक होल्डर से बाहर निकले, आपको ह्यूमन राइट्स वालों ने पकड़ दिया। ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट। आप कैसे प्रमोट कर सकते हो ह्यूमन राइट्स को, अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में इंटीग्रेट करके ह्यूमन राइट्स को आप उससे प्रमोट कर सकते हो। ह्यूमन राइट्स मींस आपके ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, और आप कैसे रिस्पेक्ट करोगे, आप रिकॉग्नाइज करो, रिस्पेक्ट करो ह्यूमन राइट्स को, वैसे आप रिस्पेक्ट करोगे। फिर आता है सिक्स प्रिंसिपल। सिक्स प्रिंसिपल मीन ह्यूमन राइट से बाहर निकलते आपको एनवायरमेंटल वालों ने पकड़ा। आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप कैसे रिस्टोर कर रहे हो एनवायरमेंट को। आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, आप नेचुरल रिसोर्स को और मैनमेड रिसोर्स को आप कम से कम यूज करो, ऑप्टिमम मैनर में यूज करो, जिससे आप प्रोटेक्ट करो। और आप रिस्टोर कैसे करोगे, आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऐसे होने चाहिए जो इंक्लूड करे एक्सेस एंड रेक्टिफाई द एनवायरमेंट, साथ साथ क्लाइमेट चेंज रेजिलेंस होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और आप क्या इंप्रूव कर सकते हो, आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी। फिर हमारे इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो हमारा प्रिंसिपल था, उसके रिगार्डिंग आप क्या चेक करना पड़ेगा, आपको एनकरेज कर रहे हैं कि फेयर कंपटीशन होनी चाहिए, कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, ये आपका एक और एलिमेंट होना चाहिए। आप ये सारी चीजों को कवर कर रहे हो तो आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। अब जब इंक्लूसिव ग्रोथ होगी तो आपको कैसे प्रमोट करोगे इंक्लूसिव ग्रोथ को, आप क्रिएटिव प्रोडक्ट लेके आओगे। प्रमोट कैसे कर रहे हो, आप क्रिएटिव प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, तो उससे आप प्रमोट कर रहे हो कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ। और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ कैसे होगी, आप रिव्यू कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो आपके एडवर्स इंपैक्ट और उसको मिटिगेट कर रहे हो जिससे आप ग्रो कर पाओ, साथ साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो आपके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। और इक्विटेबल डेवलपमेंट किया होगा कि आप लोकल के साथ साथ रीजनल डेवलपमेंट भी कर रहे हो, वो आपका इक्विटेबल डेवलपमेंट होता है। फिर हमारे लास्ट प्रिंसिपल पाए जो कंज्यूमर की बात करता है, कंज्यूमर को क्या चाहिए भाई, सेफ प्रोडक्ट मिले, उसके रिगार्डिंग रिड्यूस नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखो, एक्यूरेसी रखो, जो भी एडवर्स इंपैक्ट है उसके रिगार्डिंग आप ट्रांसपेरेंसी रखो। साथ साथ रेस्पॉन्सिबल मैनर में क्या होगा, जो कंज्यूमर का डेटा है आप उसको डिस्क्लोज नहीं करो, आप उसको प्राइवेटली मेंटेन करके रखो, साथ साथ सेफ ऑफ रेस्पॉन्सिबल वे रिगार्डिंग द रीयूज ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारे आपके क्या थे, आपके प्रिंसिपल्स की बात होती थी। एक बार मेरे साथ बोलो, सारे प्रिंसिपल लर्न कर लेंगे अब। एथिकल बिजनेस मेक सेफ प्रोडक्ट, एथिकल बिजनेस मेक सेफ प्रोडक्ट। और बनाएगा कौन प्रोडक्ट, एम्प्लॉय बनाएंगे। एम्प्लॉय आपका प्रिंसिपल 3 हो गया। एम्प्लॉय का आपने वेलबींग देखा, उसके बाहर निकले तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ने आपको पकड़ा, तो वो हो गया आपका प्रिंसिपल 4। आप स्टेक होल्डर से बाहर निकले तो आपको ह्यूमन राइट्स वालों ने पकड़ा, तो आपको ह्यूमन राइट्स को भी कंसीडर करके चलने को, वो आपका प्रिंसिपल 5 हो गया। उससे बाहर निकलते आपको एनवायरमेंटल वालों ने पकड़ा कि भाई आप प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हो, रिस्टोर कैसे कर रहे हो एनवायरमेंट को, तो आपका प्रिंसिपल 6 हो गया। तो आपने ये सारी चीजें देखी, उसके बाद आपको पकड़ा किसने, रेगुलेटरी अथॉरिटी वालों ने, तो आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, वो आपका प्रिंसिपल 7 हो गया। जब आप ये सारी चीजें कंसीडर कर रहे हो, पूरे सर्कुलर को, पूरे सर्किल को आप कंसीडर कर रहे हो, तो आपकी क्या होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। जब आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है तो इंक्लूसिव ग्रोथ को कंसीडर करोगे, तो आपको लास्ट में क्या देखना होता है, आप लास्ट में तो कंज्यूमर को रखते हो, तो उसके रिगार्डिंग आप चेक करोगे। तो ये आपके पूरे पूरे 9 प्रिंसिपल लर्न हो गए होंगे, मैंने इतनी बार बोला है आपको। और ये पूरी पीडीएफ है, ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो ये हमारे पूरे पूरे 9 प्रिंसिपल की बात थी, ये 9 प्रिंसिपल आ गया। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, अश्योरेंस इन BRSR। जब हम बात करते हैं एश्योरेंस इन BRSR, तो इसके रिगार्डिंग है ना काफी सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जो अभी तक हमारी सिलेबस में तो नहीं है, बट क्या पता फ्यूचर में आ सकता है, क्योंकि इसका ग्रोथ काफी है। एक सीए इसके स्कोप के अंदर काफी ग्रो कर सकता है, इसके अंदर काफी बड़ा स्कोप है सीए के रिगार्डिंग। तो मे बी ये स्टैंडर्ड आपके इन फ्यूचर एप्लीकेबल हो भी सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑन द सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट आपको याद रखना है, SSAE 3000 है एक, और एक SAE 3410, SSAE नहीं, SSAE 3410, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था SA 720 का भी कंप्लायंस हो सकता है, जब आपके एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर हो तो ऑडिटर को चेक करना पड़ जाता है कि अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर है या नहीं है।
फिर आता है BRSR के रिगार्डिंग मेथोडोलॉजी कैसे होगी, कौन कौन से मेथोडोलॉजी इसको परफॉर्म करेगी, ये पूरा पूरा एक सीक्वेंस में चलता है। कैसे? प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ ESG रिपोर्टिंग, जो ESG रिपोर्टिंग कर रही है कंपनी उसके रिगार्डिंग आप प्रिलिमिनरी रिव्यू देखोगे, फिर आप जाके ऑन साइट असेसमेंट करके आओगे, वेरीफाई करके आओगे ESG रिपोर्ट को। पहले आपने रिव्यू करा वैसे ही स्टार्टिंग में, फिर आप ऑन साइट जाके असेसमेंट करके आए, रिव्यू करके आए, आप आके क्या करोगे, आपने ऑन साइट असेसमेंट कर लिया तो आप आके करोगे इशू रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट। आपने ऑन साइट असेसमेंट करा, आके आपने इशू करी रिपोर्ट, इशू करी रिपोर्ट, तो उसके रिगार्डिंग कोई फाइंडिंग्स होगी, उसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन होगी, उस सारी चीज की बात होगी, रिव्यू ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग, ये सारी चीजें होगी। अब पूरी रिपोर्ट फाइनल होगी तो आप क्या करोगे, सबमिट करोगे फाइंडिंग्स ऑन द ऑन साइट असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, सबमिट करोगे फाइंडिंग ऑन द ऑन साइट असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिर प्रिपेयर करोगे असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट। ये पूरा पूरा एक सीक्वेंस है। पहले आप प्रिलिमिनरी रिव्यू देखोगे किसका, ESG रिपोर्ट का, फिर आप ऑन साइट जाके असेसमेंट करके आओगे, वेरीफाई करके आओगे ESG रिपोर्ट, फिर आप उसके रिगार्डिंग इशू करोगे। क्या इशू करोगे? आप ESG रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी असेसमेंट रिपोर्ट होगी आप उसको इशू करोगे, उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी, जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली, फिर आप सबमिट करोगे क्या, फाइंडिंग्स ऑन द ऑन साइट असेसमेंट, फिर आप लास्ट में क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे असेसमेंट रिपोर्ट इंक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट। ये आपके मेथोडोलॉजी की बात। फिर आता है रोल ऑफ ऑडिटर कंसिडरेशन रिलेटेड टू द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से क्या रिलेशन है? तो मैं आपको बताऊं, मार्च 24 में यूएस ने मैंडेटरी कर दिया किस चीज का, कि भाई हर एंटिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। हर एंटिटी को यूएस के अंदर, जो कौन सी एंटिटी, लिस्टेड एंटिटीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर देनी पड़ेंगे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के रिगार्डिंग। तो उसके ऊपर अब क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जब ऑडिटर का ओपिनियन भी कवर हो जाएगा तो ऑडिटर को भी कंसीडर करना पड़ जाएगा। इसलिए रोल ऑफ ऑडिटर कंसीडर रिगार्डिंग क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कवर करना पड़ेगा। वही बेसिक है। रोल ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वही पॉइंट है। फिर उसके रिगार्डिंग डेवलप करो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, और उसके अंदर आपको क्या डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कैसे आप कंसीडर कर रहे हो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, और कैसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इफेक्ट लेके आ रही है रिलेवेंट टू द ऑडिट, उसके ऊपर आपको कंसीडर करना है। मतलब आपको ऐसे 315 में पहले आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते थे, आपको उसके साथ साथ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कैसे उसका ऑडिट पे इंपैक्ट आ रहा है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। साथ साथ इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब मैंने आपको बताया था इन्वेस्टर भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जिस कंपनी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्टिंग होती हो, तो उसी के रिगार्डिंग वो भी चाहते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिटर रिपोर्ट अबाउट द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क वर एड्रेस इन द ऑडिट। तो ऑडिटर को वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। इन सम सर्कमस्टेंसेस इट में वारंट द इंक्लूजन इन द एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये पॉइंट आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में भी डाल सकते हो किसी किसी मैटर के किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में। साथ साथ आपको एसए 720 को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और यही क्वेश्चन हमारा नवंबर 24 का एक क्वेश्चन था, और अब ये मई 25 में आने के इसके तो चांसेस कम है, फिर भी आप इसको एक बार रीड कर जाना कौन कौन से रोल्स थे ऑडिटर के। ये मोर देन इनफ है आपके लिए। इसके रिवीजन में आपको प्रिंसिपल्स थे जो आपको मेन लर्न करने हैं, उसके साथ साथ आपको कैपिटल्स को लर्न करना है, कौन सी इंटीग्रेटेड कैपिटल की 6 कैपिटल थी, उसका निमोनिक्स क्या था। एक इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड नेचुरल तरीके से फाइनेंस को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो आपको अच्छे से लर्न करना है। बेनिफिट क्या थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो आपको पता है। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन होती है, उससे आपको बेटर पोजीशन में लेके आता है। स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंडिंग मिलती है किसके रिगार्डिंग, परफॉर्मेंस क्या है एंटिटी की, उसके रिगार्डिंग, सस्टेनेबल के रिगार्डिंग। तो ये आपके बेनिफिट थे। फिर हमने BRSR रिपोर्ट देखा। BRSR रिपोर्ट के अंदर आपको ऐसे कंसिडर करना है, एसए 720, SSAE को कंसिडर करना है 3410, और आपका एक और ऐसे था वो 3000, उसको भी कंसिडर करना है। तो ये सारी चीज को आप कंसीडर करके फिर हमने प्रिंसिपल 9 देखे, काफी इजी प्रिंसिपल लर्न करा दी मैंने। एथिकल बिजनेस मेक सेफ प्रोडक्ट। सेफ प्रोडक्ट बनाएगा कौन, प्रोडक्ट वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय देखेंगे, उससे बाहर निकलते आप रेस्पेक्ट करोगे स्टेक होल्डर का, उससे बाहर निकलते आप ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग चेक करोगे, उससे बाहर निकलते आप प्रोटेक्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, उससे बाहर निकलते आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के चेक करना है। जब आप ये सारी चीज को कंसिडर करोगे तो आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। कंज्यूमर को तो हम हमेशा लास्ट में रखते ही। तो ये आपके पूरे पूरे 9 प्रिंसिपल थे। तो यहाँ पे हमने काफी अच्छे से रिवीजन कर लिया किसका, ESG का। तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, काफी अच्छे से कवर कर जाना, 5 मार्क्स की श्योरिटी मिल जाएगी इसमें। तो थैंक यू गाइस।